Welcome to the 8th lecture for the subject structure analysis. So थोड़ा देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था. So लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि असल में हमने इनडिटर्मिनेंसी क्यों पढ़ी है ना, ताकि हम बेस्ड ऑन इनडिटर्मिनेंसी हम ये डिसाइड कर पाएँ कि हमें किस तरीके के मेथड्स हमें यूज़ करने चाहिए किसी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए. ओके, सो अभी तक हमने फिर क्या किया कि फिर हमने देखा कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम बेस बना रहे थे और हम कुछ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करना सीख रहे थे. सो बेसिकली हमने क्या किया, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया. ओके, साथ में हमने यहाँ पे डिफ्लेक्टेड शेप भी ड्रॉ किया था. ओके, देन हमने कुछ साइन कन्वेंशन यहाँ पे लिखे थे, है ना. शियर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन लिखा था इक्वेशन लिखते समय और डायग्राम ड्रॉ करते समय. सिमिलरली हमने मोमेंट के लिए लिखा था, है ना. तो इक्वेशन लिखते वक्त और डायग्राम ड्रॉ करते वक्त, है ना, सैगिंग को पॉजिटिव, हॉकिंग को नेगेटिव. हमने कुछ इतनी बात करी थी लास्ट क्लास में. ओके, सो लेट्स मूव अहेड, है ना. थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और जो आपको और एक चीज़ जो पता होनी चाहिए थी, है ना, उस पे और बात करते हैं, है ना. सो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना, हम कुछ कंसेप्ट बनाएंगे, है ना. सो एक बहुत ही जनरल टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, है ना. एनालाइज द बीम. ओके, अभी तक हम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में ही बात कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये क्या है, आपका एक रोलर सपोर्ट है. ओके, और ये एक आपका हिंज सपोर्ट है. चूँकि हमें कंसेप्ट बनाना है इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि सारे टाइप की लोडिंग जो बहुत जनरल है वो सारे टाइप की हम लोडिंग अप्लाई कर दे रहे हैं. लेट अस से कि एक पॉइंट लोड लगा है 10 किलो न्यूटन का. ओके, देन वी हैव वन यूडीएल, है ना. इसका नाम क्या है, टी है, ये ई है. यूनिट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर. थोड़ा और बीम को हम बढ़ा देते हैं. ओके, देन इसी बीम के ऊपर एक मोमेंट लगा है. लेट अस से ये जो मोमेंट है ये 20 किलो न्यूटन मीटर का एक डायरेक्ट मोमेंट लगा है. लेट अस से ये लगा है पॉइंट एफ के ऊपर. देन इसके ऊपर एक यूडीएल की जगह अब क्या है, एक यूवीएल लोडिंग लगी हुई है. ओके, लेट अस से ये इसकी इंटेंसिटी है, ये है 5 किलो न्यूटन मीटर. ओके, एंड लास्ट में हम सपोर्ट लगा देते हैं. ओके, सो इसका ये जी है, ये एच है और ये अपना पॉइंट बी है.
थोड़ा डिस्टेंस दे देते हैं। लेट अस से कि ये डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर है। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी क्या है, 2 मीटर है। ये डिस्टेंस लेट अस से 3 मीटर है। देन दिस डिस्टेंस लेट अस से 1 मीटर है। देन अगेन ये डिस्टेंस लेट अस से 1 पॉइंट और लेट्स से 2 मीटर। ये डिस्टेंस लेट अस से 3 मीटर। ओके, देन ये डिस्टेंस लेट अस से 2 मीटर। तो ये आपकी बड़ी सी बीम है ना, जिसमें सारे टाइप के लोड हमने अप्लाई कर दिए हैं और इसको हमें एनालाइज करना है। ये एक डिटर्मिनेट बीम है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, अगर आप इसका ds कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो बीम का तो 0 होता है। रिएक्शंस कितने होंगे, एक रोलर सपोर्ट, एक हिंज सपोर्ट, टोटल 3 रिएक्शंस होंगे। ओके, सो 3 रिएक्शंस, सॉरी, चूँकि लोडिंग सिर्फ वर्टिकल है, सो हॉरिजॉन्टल तो रिएक्शंस नहीं आएंगे। एक रिएक्शन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा VA। एक रिएक्शन क्या आएगा, ये वाला आएगा VB। तो 2 ही रिएक्शन आएंगे। सो R की वैल्यू 2, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2, सो दिस इज 0। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, आपकी डिटर्मिनेट बीम है। डिटर्मिनेट बीम है तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, रिएक्शन कैलकुलेट करना। सो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस। ओके, सो कौन सा इक्वेशन आप पहले यूज़ करें, सो कोई भी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं। लेट अस से मैं जो इक्वेशन यूज़ करने वाला हूँ वो ये है, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट B इज़ 0, है ना। क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लिखने वाला हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव लिखने वाला हूँ। आप चाहें तो उल्टा भी लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला मोमेंट कौन सी फोर्स से, मैं अपनी कैलकुलेशन जो है वो इस डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो जो फर्स्ट आपकी मोमेंट है वो VA की वजह से आएगी। सो मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, VA इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया इसका, सो 2 + 2 4 3 7 8 10 और 5 15। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका 15, है ना। मोमेंट की डायरेक्शन क्या है आपकी, इस तरीके से है। सो इट इज़ अ क्लॉकवाइज मोमेंट विच इज़ पॉजिटिव। देन नेक्स्ट मोमेंट आपका किसके वजह से होगा, 10 किलो न्यूटन के वजह से। सो 10 into perpendicular distance will be 15 minus 2 which is 13. Okay, direction of moment is anti-clockwise, है ना, so negative. Then we have UDL, है ना। UDL को आप कैसे, फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी पहले तो असल में याद रखना है कि क्या है, इस लोडिंग की वजह से मोमेंट लिखना है। ये लोड कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर पे, यहाँ पे। ओके, सो
अगर ये सेंटर पे एक्ट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल 15 है, इसमें से आप इतना माइनस कर सकते हैं, है ना। 4 और 1.5 हो गया आपका 5.5। सो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, 9.5। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, 9.5। नाउ फोर्स कितनी होगी, फोर्स कितनी होगी, आपको इस लोडिंग का एरिया निकाल देना है ना। तो एरिया कितना होगा, 2 इंटू लेंथ कितनी है 3, ये आपकी फोर्स होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी 9.5। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज है इस तरीके से, सो नेगेटिव साइन। देन फिर क्या है हमारा नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टली मोमेंट लगा हुआ है ना। डायरेक्टली क्या लगा है, मोमेंट लगा हुआ है। जब फोर्स होता है तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के मोमेंट निकालते हैं, और अगर मोमेंट खुद ही लगा हुआ है और हम मोमेंट का ही इक्वेशन लिख रहे हैं तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सब मल्टीप्लाई नहीं करना है ना। सो मोमेंट जो लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है ना। सो इट विल बी नेगेटिव, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना है उसका 20। ओके, नेक्स्ट मोमेंट किसके वजह से होगा आपका, UVL से, है ना, UVL से होगा। सो UVL से होगा तो पहले आप फोर्स कैलकुलेट करिए, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। इसके वजह से फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, एरिया, जैसे आपने यहाँ एरिया निकाला था, है ना, तो एरिया कितना होगा इसका, हाफ, बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 5, है ना। ये फोर्स निकल के आ गई आपकी। पर ये फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगी, CG पे, यहाँ पे। इतना डिस्टेंस कितना होगा, 1/3 होगा इतने डिस्टेंस का। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालेंगे तो कितना होगा, 1/3 ऑफ 3 इज 1, 1 + 2 इज 3, सो 3। ये मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी, विच इज एंटी क्लॉकवाइज, सो इट शुड बी नेगेटिव। ओके, देन VB की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ वी कैन सॉल्व इट। सो VA into 15, okay, so I need to solve it through calculator, है ना। स्ट्रक्चर एनालिसिस अगर आप पढ़ रहे हैं तो इट इज़ required to solve using calculator. You must have a scientific calculator, otherwise it will be very difficult to solve the bigger structures. Okay, so let me solve this. ओके, सो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VA. इट कम्स आउट टू बी अराउंड 15.3। ओके, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने अज्यूम करी थी वो करेक्ट है। कहने का मतलब है आपने जो डायरेक्शन अज्यूम करी थी वो अपवर्ड करी थी, इसका मतलब ये भी क्या है आपका अपवर्ड। ओके, सो एक रिएक्शन आपका हो गया। नाउ
second equation that I am using is summation of vertical forces 0. अपवर्ड को मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ. सो लेट मी राइट द इक्वेशन. फर्स्ट फोर्स इज VA. ओके. सेकेंड फोर्स इज योर 10 kN, डायरेक्शन माइनस. देन UDL डाउनवर्ड है इसलिए माइनस 2 × 3. देन नेक्स्ट इक्वेशन आप किसका लिख रहे हैं, मोमेंट. लेकिन ये तो क्या है, फोर्स है, तो आपको मोमेंट को इसमें काउंट नहीं करना है. इक्वेशन तो आप फोर्स का लिख रहे हैं, है ना, तो मिस्टेक नहीं करना है. देन नेक्स्ट क्या है आपका UVL. सो हाफ इंटू 3 × 5. नेक्स्ट फोर्स क्या है आपका VV, अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव. VA की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, विच इज़ 15.3. यहाँ से आप VB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट मी सॉल्व दिस. 0.3 minus 10 minus 6 minus 7.5, it is around 8.2, which is positive. ओके. सो पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपने जो डायरेक्शन एज्यूम करी थी विच इज़ अपवर्ड, है ना. सो ये जो डायरेक्शन है ये करेक्ट है, विच मीन्स कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, अपवर्ड है. सो नाउ यू हैव कैलकुलेटेड द रिएक्शंस, है ना. आपने रिएक्शंस अभी कैलकुलेट कर लिए हैं. नेक्स्ट आपको क्या करना है, shear फोर्सेस कैलकुलेट करनी है. ओके. चूँकि आप अभी बहुत बेसिक पे हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप अभी सीख लें और सुधार लें, क्योंकि बाद में हम इस तरीके से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अदरवाइज़ हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना, हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा. तो थोड़ा सा आप हैबिचुअल हो जाएं और काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना. स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो एनालिसिस करने का जो आर्ट है वो मतलब बिना प्रैक्टिस के आप डेवलप नहीं कर सकते, है ना. इवन अगर आपने कॉलेज टाइम पे ये एनालिसिस करने में अगर आप अच्छे नहीं हुए तो फिर कॉलेज के बाद किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग वगैरह में भी आप ज़्यादा कुछ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अचीव कर नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि ये थोड़ा है ना, थोड़ा समझदारी का खेल होता है. इसमें तो काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बाद में आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं होगा. ओके. सो लेट्स नॉट टॉक दिस, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, है ना. हम क्या कर रहे हैं, shear फोर्स हमें कैलकुलेट करना है. तो नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो बीम को देखेंगे और सो इट विल बी A, C, D, E, okay, then G, then H, then B. इतने पॉइंट्स पे आपको कैलकुलेट करना चाहिए, है ना. अगेन मैं दोबारा यही बोलूँगा कि ये लिखना नहीं है, बट ये हम समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, है ना. नाउ लेट्स कैलकुलेट shear फोर्स एट A. पे क्या है, पॉइंट लोड है,
पॉइंट लोड का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको LHS RHS कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो LHS RHS है ना। देन LHS कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट ए के इधर खड़े होइए और इस साइड की सारी फोर्सेस को ऐड कर दीजिए। तो कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब LHS कितना होगा, 0। देन RHS कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप पॉइंट के RHS साइड खड़े हो जाइए और इस साइड की सारी फोर्सेस को ऐड करिए। तो एक ही फोर्स है VA। सो VA की वैल्यू कितनी है आपकी 15.3। सो दिस इज वैल्यू इज 15.3, अपवर्ड है, सो पॉजिटिव। ओके, देन shear फोर्स एट पॉइंट C कैलकुलेट करिए। C पे दोबारा से एक पॉइंट लोड है, इसका मतलब क्या है, आपको LHS RHS करना पड़ेगा। और ये जो C पे लग रहा है वो 10 किलो न्यूटन लग रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। सो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट C के LHS साइड खड़े हुए और ऐड करिए तो एक ही फोर्स है VA, तो आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं, है ना। RHS आप निकाल सकते हैं 15.3 में, आप क्या करिए 10 को माइनस कर दीजिए। सो दिस विल बी पॉजिटिव 5.3। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट कौन सा है, पॉइंट D। ओके, सो पॉइंट D क्या है, UDL का बिगिनिंग है, तो आपको LHS RHS की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लोड नहीं है। तो पॉइंट D पे खड़े हुए इधर की सारी फोर्सेस को ऐड कर दीजिए। तो बेसिकली जो आपने लास्ट में कैलकुलेट किया था वही निकल के आएगा। दिस इज 5.3 किलो न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका पॉइंट E। ओके, सो लेट्स गो टू E। E में क्या है, E पे बस आपको ये वाला UDL को सब्ट्रैक्ट कर देना है या उसको ऐड कर देना है ना। क्योंकि ये फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है, तो माइनस, इसलिए आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 3। ओके, सो 6। सो 5.3 माइनस 6, दिस इज 0.7 किलो न्यूटन। ओके, सो आपने E पे भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपकी G। ओके, सो shear फोर्स एट G। ओके, सो G क्या है आपका, बिगनिंग है आपके UVL का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट पे आइए और इधर की सारी फोर्सेस को ऐड कर लीजिए, है ना। कहने का मतलब है चूंकि ये जो वैल्यू है बिल्कुल किसके बराबर होगी, इतनी वैल्यू होगी, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट shear फोर्स कहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको, H। तो H पे आपको क्या करना है, ये UDL को भी उसमें ऐड कर देना है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, लास्ट वैल्यू से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लास्ट वैल्यू कितनी थी, 0.7। UVL नेगेटिव डायरेक्शन, वैल्यू कितनी है, हाफ इंटू 3 × 5। ओके, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 7.5। 7.5 में आपको क्या करना है, 0.7 ऐड कर दीजिए। सो दिस विल बी -8.2 किलो न्यूटन। ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई है ना। देन लास्ट आपका क्या है, पॉइंट B। सो shear फोर्स एट B। ओके, तो B पॉइंट पे आप ध्यान देंगे तो दोबारा से क्या है, एक पॉइंट लोड है। इसका मतलब क्या है, आपको LHS RHS कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो कैलकुलेट करिए।
LHS देन RHS। LHS कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम प्रोसीजर, पॉइंट के LHS साइड खड़े हुई है और इधर की सारी फोर्सेस को ऐड कर दीजिए तो बिल्कुल बराबर आएगा जो आपने लास्ट वैल्यू कैलकुलेट करी। सो दिस इज -8.2 किलो न्यूटन। नेक्स्ट RHS कैलकुलेट कर दीजिए। तो इसी वैल्यू में आपको एक फोर्स और ऐड कर देनी है, वो कौन सी है? VB की वैल्यू है ना। तो VB की वैल्यू कितनी है आपकी? पॉजिटिव 8.2। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए पॉजिटिव 8.2। दिस इज 0। So graph end with 0 which means our calculation is correct. Okay? तो ये हमारा सारे shear force हमारे कैलकुलेट हो गए, है ना। लेट्स गो टू फाइनल स्टेप। ओके, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। Okay, so let's calculate the bending moment. Now important question is कहाँ कहाँ पे calculate करना है? So we should calculate at A, C, D, E, F, G, H एंड पी। ऑल सारे पॉइंट्स में हमें कैलकुलेट करना है ना। सो यू कैन कैलकुलेट एट एवरी पॉइंट राइट फ्रॉम ए, है ना, अप टू विच पॉइंट? H पॉइंट, है ना। सो A, B, C, D, E, F, G, H और B सारे पॉइंट्स पे हमें कैलकुलेट करना चाहिए। सो लेट्स नॉट टेक टाइम और फटाफट कैलकुलेट करते हैं। M कहाँ पे? A पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। सो A पे कोई भी फोर्स नहीं है ना, पर फोर्स क्या है? VA है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। सो MA की वैल्यू क्या होगी आपकी? 0। नेक्स्ट MC पे आप कैलकुलेट करिए बेंडिंग मोमेंट एट C, है ना। ये बेंडिंग मोमेंट है, कंफ्यूज ना हो जाए आप। सो क्या है ये? C पे आइए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है? VA की वैल्यू कितनी है? 15.3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2। सो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। डायरेक्शन क्या है इसकी? क्लॉकवाइज है। सो दिस इज पॉजिटिव। सो दिस विल बी पॉजिटिव 30.6। ये क्या है आपकी? क्लॉकवाइज। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट विल बी एट D पॉइंट पे आएंगे। D पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए दो फोर्सेस की वजह से मोमेंट आ रहा है, एक 15.3 की वजह से, एक 10 की वजह से, है ना। दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस D तक देख लेंगे। एक कितनी है? 4 है, एक कितनी है आपकी? 2 है ना। सो यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, 4 है, एक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, एक आपकी क्लॉकवाइज है, एक आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। Now you could solve this 15.3 into 4 minus 20. So this is coming out 41.2। पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? क्लॉकवाइज, है ना, क्योंकि हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिख रहे हैं। देन नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करिए। कहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको? E पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। ओके, सो E पॉइंट पे कैलकुलेट करिए। कितने फोर्सेस मोमेंट क्रिएट करेंगे? 1, 2, 3। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट। एक कौन सा करेगा? 15.3 करेगा,
एक 10 करेगा और एक यूडीएल करेगा जिसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू 3। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी है 1.5 है ना। डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज है। जो 10 हमारा जो लोड है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 5 है। सो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5। डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। 15.3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 7 है। इसकी डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज। सो यू कैन सॉल्व दिस। दिस इज 15.3 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 50 माइनस 6 इंटू 1.5. So this is around 48.1 पॉजिटिव। अगेन क्या है ये क्लॉकवाइज। सो ई पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट कम टू पॉइंट एफ। पॉइंट एफ पे क्या है पॉइंट एफ पे एक एक मोमेंट एक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है आपको यहाँ पे LHS RHS कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो पहले LHS कैलकुलेट करिए कौन कौन सी फोर्सेस मोमेंट क्रिएट करेगी। एक 15.3, एक 10, एक यूडीएल। ओके ओके। सो VA से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप टू F कितना होगा 4, 3, 7 and 1 8. So perpendicular distance here is 8. डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यूडीएल की है। यूडीएल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ से कितनी इतनी। सो विच इज 3 का हाफ। ये 1.5 प्लस 1 2.5। सो दिस इज 2.5. Now you can calculate this. 15.3 into 8 minus 60 minus 15. So this is 47.4. Okay. This is again positive, which means this is also clockwise. Okay. So no issues. Now next calculate RHS. RHS पे क्या है एक आपकी मोमेंट एक्ट कर रही है ना। और बाकी ये सबको तो आपको काउंट करना ही है ना। बेसिकली आप यहाँ पे खड़े होकर कर रहे हैं तो बस ये वाले को आपको एक्स्ट्रा LHS में इनकॉर्पोरेट करना है ना। तो जो पुरानी वैल्यू है कि कितनी आई थी आपकी पॉजिटिव 47.4, उसमें ये जो 20 है इसको और आप क्या कर सकते हैं उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्शन क्या है इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, विच मीन्स दिस इज नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है -20। दिस वैल्यू इज पॉजिटिव 27.4 किलो न्यूटन मीटर। पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है क्लॉकवाइज। ओके। सो वी हैव कैलकुलेटेड फॉर F ऑल्सो। ओके, थोड़ा यहीं पे पार्टीशन कर देते हैं। देन बेंडिंग मोमेंट एट G point. Okay, what is the G point? It is the beginning of
UVL, है ना. So how many forces will generate a moment? One is 15.3, then point load, then UDL, okay, then your moment, and so what are the perpendicular distance? So 15.3 के लिए perpendicular distance देखते हैं. 2 plus 1 3, 6, 8, 10. Okay, so perpendicular distance is 10. Perpendicular distance is 10. Clockwise है इसलिए ये पॉजिटिव है. इसमें से आप 2 माइनस कर देंगे तो 8. ओके, देन इसकी कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यूडीएल की? सो 2, 3 और 1.5, तो कितना हो गया? 4.5. सो यू कैन राइट हियर. ओके, दिस इज 4.5. यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे. सो 153 minus 80 minus 6 into 4.5 minus 20. So this is 26 positive. पॉजिटिव का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज है. आई एम नॉट राइटिंग अगेन एंड अगेन. ओके, तो आपने जी पे कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट एच पे कैलकुलेट करना है. कौन कौन सी फोर्सेस होंगी? 15.3, 10, यूडीएल 20. ओके, साथ में एक और होगा यूवीए, है ना. यूवीएल की वैल्यू क्या है? एरिया निकाल लीजिए. 1/2 इंटू 3 इंटू 15. ओके, सो विच इज 1/2 इंटू 3 इंटू 5, सॉरी नॉट 15. ओके, ये क्या है? फोर्स है. नाउ लेट्स कैलकुलेट दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो टोटल इज 15 माइनस 2 कर दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 13. सो दिस इज 13. क्लॉकवाइज है. ये क्या है? आपका एंटी क्लॉकवाइज है. 13 माइनस 2 कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 11. यूडीएल भी एंटी क्लॉकवाइज है. यूडीएल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे आप. सो 3 to 5, 6 और 1.5, 7.5. सो this value will be 7.5. then this is also anti-clockwise. perpendicular distance UVL की निकाल लेंगे. कितनी होगी? इतनी होगी. 1/3 of 3 which is 1. so okay, so यहाँ पे perpendicular distance कितनी होगी? 1. यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. So 15.3 multiplied by 13 minus 110, okay, minus 6 into 7.5 minus 20 minus 7.5. So this is again positive 16.4. नेक्स्ट इज पॉइंट बी. आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से. आंसर 0 ही आना चाहिए. ओके, सो आपने अब क्या किया है? सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है ना. हमारा अब आखिरी स्टेप जो बचा है वो क्या है? हमारा जो लास्ट स्टेप बचा है वो क्या है? डायग्राम ड्रॉ करना, जो कि क्या हमारा क्या है? मेन स्टेप है ना. तो
सो मैं क्या करता हूँ, इन सबको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना। इन सबको मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ। ओके, ओके। नाउ आई नीड टू ड्रॉ दी डायग्राम, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा तो क्या है, डायग्राम ही है। सो लेट्स ड्रॉ दी SFD एंड PMD डायग्राम। तो आप वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं और डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे। पहली वैल्यू क्या है, 0 है ना। आप देखेंगे मैं बहुत सारी वैल्यूज आपको यूज़ नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि आप बना सकते हैं। VA की वैल्यू कितनी है, 15.3। तो आप यहाँ से इसको ऊपर उठा सकते हैं, 15.3। ओके, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज सो लेट मी कंप्लीट द डायग्राम। 15.3, फिर ये सीधा जाएगा, 10 माइनस कर दीजिए, ये वैल्यू गिर के आ जाएगी कितनी, 5.3। देन अगेन ये क्या होगा, बिल्कुल बॉक्स में जाएगा। फिर आप इसमें क्या करिए, 6 को माइनस कर दीजिए, सो इट विल बी -0.7। तो ये कुछ यहाँ पे आएगा, ये कुछ इस तरीके से क्रॉस करेगा और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा -0.7 से। फिर ये कंस्टेंटली यहाँ से यहाँ तक -0.7 की तरफ जाएगा। देन फिर इसमें 7.5 और माइनस हो जाएगा। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.2। आप ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे कैलकुलेट करी हुई हैं, है ना। सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करी हुई हैं, है ना। 8.2 माइनस में आ रहा है। सो नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 8.2 आ जाएगी, है ना। किस तरीके से आपका डायग्राम ड्रॉ होगा, इस तरीके से। ओके, देन ये आपका स्ट्रेट आ जाएगा, देन फाइनली 0 आ जाए, है ना। क्या क्या आपको यहाँ पे बताना है कि भैया ये वाला जो कर्व है ये क्या है, आपका 2 डिग्री कर्व है ना। और ये क्या है आपका 1 डिग्री कर्व। ओके, सो बाकी सारे जो कर्व हैं वो क्या हैं, 0 डिग्री। ओके, तो उसे सिग्निफाई करने की ज़रूरत नहीं, जो बेसिकली 2 डिग्री 3 डिग्री को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है ताकि वो देख के समझ में आए, है ना। तो इस तरीके से आपने ये जो डायग्राम ड्रॉ कर लिया, इसको कंप्लीट वैल्यूज इसको दिखनी चाहिए, है ना। तब जाके ये क्या है, प्रेजेंटेबल चीज़ मानी जाएगी, है ना। तो ये आपका SFD जो है
यहाँ पे ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना। ओके, सो यू कैन ड्रॉ दैट डायग्राम ऑल्सो। सारी कैलकुलेशन आपने कर ली है, बस आपको क्या करना है, देख देख के वैल्यूज को प्लॉट करते जाना है ना। सो लेट मी प्लॉट देम। Let me plot them. Okay, it will start with 0, it will start with end with 0. Now important point here is कि यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं, ये कैसे मैंने कैलकुलेट करी हैं, है ना, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, है ना, देन अगेन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये 0। तो ये क्लॉकवाइज कैलकुलेट करी है, बट जो डायग्राम मुझे बनाना है वो बेस्ड ऑन बनाना है क्या, सैगिंग और हॉगिंग, है ना। और मैंने एक अच्छा काम क्या किया है ना, कि सारी कैलकुलेशन क्या है, देखिए आप देखिए एक पर्टिकुलर साइड से कैलकुलेट करें। हर बार मैं इधर से कैलकुलेट कर रहा था, कभी भी मैंने इधर से कैलकुलेट नहीं किया, है ना। तो अब मेरे पास कंफ्यूजन कम है। किस चीज़ का कंफ्यूजन कम है, सैगिंग और हॉगिंग का, है ना, क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज एक साइड से कैलकुलेट करी। अगर मैं दो साइड से कैलकुलेट करता तो मुझे बार बार सैगिंग हॉगिंग चेक करना पड़ता, है ना। लेकिन चूंकि मैंने एक साइड से की हैं, तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या क्लॉकवाइज मोमेंट सैगिंग का इफेक्ट दे रहा है या हॉगिंग का इफेक्ट, बस मुझे इतना ही देखना है। तो आपको क्या करना है, एक बीम ड्रॉ करिए। सारी कैलकुलेशन आपने इस साइड से स्टार्ट करी है, तो बीम ड्रॉ करिए, इस साइड क्या करिए, एक क्लॉकवाइज लगाइए और यहाँ पे क्या करिए, इसको हाथ से पकड़ लीजिए। आप अपने पेन की रिफिल का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है। तो अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पेन की रिफिल है ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, सैगिंग है। ओके, इसका मतलब है कि चूंकि मैंने सारी कैलकुलेशन इधर से स्टार्ट करी है, तो मेरे लिए आसानी क्या है कि क्लॉकवाइज मोमेंट क्या क्रिएट करेगी, सैगिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव आ रहा है ना, वो पॉजिटिव का मतलब क्लॉकवाइज है और वही मेरा सैगिंग भी हो जाएगा, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत आसान काम हो गया है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज को डायरेक्टली जो पॉजिटिव है उसको मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, है ना। अगर आप एक साइड से कैलकुलेट नहीं करते तब जाके आपको ये सुविधा नहीं मिल पाती, है ना। तो ए पे वैल्यू 0 है, सी पे वैल्यू 30.6 है ना। सो ए पे 0 है, बी पे कितनी है, 30.6 है। दिस वैल्यू इज 30.6। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, डी पे 41.2 है। डी पे कितनी है, 40, यहाँ पे कितनी है ना। ये थोड़ा ध्यान देंगे, जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करें तो ये डिफ्लेक्शन आपको दिखना चाहिए डायग्राम में, है ना। ये वैल्यू क्या है, 41.2 है। ये ऐसा नहीं, ऐसा सीधा ना आ जाए, इस चीज़ का ध्यान देंगे। अदरवाइज आंसर इज नॉट वेरी जेन्युइन। ऐसा माना जाएगा कि आपको शायद थोड़ा नासमझी है अभी भी डायग्राम ड्रॉ करने में, तो ये थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, है ना। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 48 सॉरी 48.1। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 48.1। कहाँ पे है आपका, ये पॉइंट ई पे है। कितनी वैल्यू है, 48.1।
48.1, चूँकि लोडिंग कैसा है आपका यूडीएल है, तो यहाँ पे जो डायग्राम कैसा बनेगा आपका 2 डिग्री बनेगा, पैराबोला बनेगा। और ये पैराबोला मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देगा, जहाँ पे आपका एसएफडी क्या है इंटरसेक्ट कर रहा है। सो किस तरीके से डायग्राम बनेगा आपका, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ओके, सो ये आपकी ई पॉइंट पे आ गया। नेक्स्ट आपको एफ पॉइंट पे देखना है, वैल्यू कितनी है आपकी 47.4। सो यहाँ पे एफ पे कितनी है 47 पॉइंट, थोड़ा सा नीचे 47.4 है ना। सो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। फिर एफ पॉइंट के ऊपर ही दूसरी वैल्यू है, क्या है 27.4। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सडन डिक्रीज होगा, और डिक्रीज कितना होगा 27.4 तक। ओके, देन जी पॉइंट के ऊपर कितनी वैल्यू निकाली हमने +26। इसका मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 26, थोड़ा और नीचे। ओके, देन नेक्स्ट क्या है आपका यूवीएल है, तो आपका कर्व कैसा बनेगा 3 डिग्री बनेगा। वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं, तो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी +16 आ रही है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी +16 आ रही है। कर्व कैसा बनेगा आपका, कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर देता हूँ, है ना। इसको 16 को थोड़ा मैं और नीचे कर दे रहा हूँ ताकि ये विजिबल हो, है ना। ये जो कर्व है कुछ आपका इस तरीके से, कर्व है। ओके, इस तरीके से कर्व है आपका। ये पॉइंट क्या है आपकी 16 है। देन लास्ट वैल्यू तो आपकी 0 होने वाली है, सो दिस वैल्यू विल बी 0। तो ये क्या बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, है ना। ये आपका फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, है ना। तो यही हमारा फाइनल एनालिसिस है। जब आप साइट पे काम करेंगे तो असल में आपको सिर्फ जब आप एज अ डिज़ाइनर काम करेंगे, है ना, जब आप एज अ डिज़ाइनर काम करेंगे तो असल में आपको डायरेक्टली ऐसा डायग्राम बना बनाया मिलेगा, है ना। ऐसे डायग्राम्स आपको बने हुए मिलेंगे। कई बार ऐसी कैलकुलेशन अवेलेबल नहीं होगी, है ना, या फिर आपको जो डेटा मिलेगा वो यही मिलता है, तो इसी को देख के इंसान आगे बढ़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये डेटा डेवलप करना भी सीखें और इसका क्या मीनिंग है ये भी आप सीखें, है ना। एक चीज़ मैंने कुछ यहाँ पे मैंने 26 नहीं लिखा है, मुझे 26 लिखना चाहिए। ओके, तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। लेकिन बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो हमने इस क्वेश्चन में सीखी हैं, है ना। उन पॉइंट्स को एक एक करके हम लिखते हैं, है ना। ऑल्सो जब भी आपको इस तरीके का डायग्राम मिल जाए, कभी भी वो गलती मत करिए कि आप कर्व को ना दर्शाएं, हमेशा कर्व की डिग्री ज़रूर दर्शाएं। ये क्या है आपका 2 डिग्री कर्व है, ये क्या है आपका 3 डिग्री कर्व।
है ना। बाकी क्या है, आपके 1 डिग्री हैं, तो ये अंडरस्टूड है। हालांकि आप इसको भी सिग्निफाई कर देंगे तो अच्छी बात है। जब आप अच्छे एग्ज़ाम्स लिखेंगे, एग्जाम्पल इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह लिखेंगे, और उस वक्त आपने इस तरीके से बताया नहीं है कि कर्व का नेचर क्या है, तो दे विल डिडक्ट योर मार्क्स। ओके। हालांकि आपके AKU एग्ज़ाम में भी डिडक्ट किए जा सकते हैं, तो आपको ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है ठीक से बनाना, है ना। अगर आप कि ये सारी कैलकुलेशन गलत भी हैं और आपका ये आंसर आपने इस तरीके से बना के दे दिया है, इस तरीके से बना के दे दिया है, तो मे बी कोई आपकी कैलकुलेशन ना देखें, है ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हालांकि ये हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन मे बी आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हों, है ना। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारी सबसे काम की चीज़ है कि हमने इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखा या किस ऑब्जेक्टिव से हमने ये क्वेश्चन किया था। तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, है ना। पहला तो आप क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे भी क्या है, पॉइंट लोड है, जहाँ पे भी पॉइंट लोड है वहाँ आप देखेंगे शियर फोर्स डायग्राम सडनली चेंज करता है ना, सडनली चेंज करता है। एक ही पॉइंट पे सडनली ऐसा चेंज कर जाता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ नहीं, या फिर एट पॉइंट लोड there is sudden change in SFD। SFD में आपको सडन चेंज दिखेगा। ओके, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम चीज को अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखें, है ना, तो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की जगह मोमेंट लग रहा है वहाँ पे आपको सडन चेंज दिखेगा, है ना। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। एट डायरेक्ट मोमेंट को आप कपल भी बोलते हैं, और कपल ओके क्या है यहाँ पे, देर इज सडन चेंज, देर इज सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है आपका, कि आप देखेंगे कि शेयर फोर्स डायग्राम ने क्या किया, यहाँ पे ज़ीरो को कट किया, है ना, बेस लाइन को कट किया, और उसी पॉइंट के ऊपर मैंने ये कर्व पे क्या दिखाया है, मैक्सिमम दिखाया है ना। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। व्हेन या फिर एट अ पॉइंट वेयर SFD changes sign at that point bending moment is maximum। ओके, देन यहाँ पे आप देखेंगे
जो मैक्सिमम है ये ज़रूरी नहीं है कि ये फुली मैक्सिमम हो, है ना। ये जो मैक्सिमा है यहाँ पे लिख लेंगे, मैक्सिमा जो है बन रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है मैक्सिमा, ये मे बी क्या है, लोकल, मे बी लोकल मैक्सिमा फॉर्म हो। हमारे यहाँ पे क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में लोकल मैक्सिमा भी फॉर्म हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा जगह पे शेयर फोर्स साइन चेंज करे, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मैक्सिमा जो होगा वो आएगा, लेकिन वो मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूरे बीम में सबसे ज़्यादा वैल्यू वहीं पे होगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू हालांकि दिख रही है, बट ये ज़रूरी नहीं है ना। सो दिस इज आवर इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, देन व्हाट अदर ऑब्जर्वेशंस आर देयर। सो फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे, है ना, यहाँ पे मैं लोड लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नेचर ऑफ एसएफटी, यहाँ पे नेचर ऑफ पीएमडी। ओके, तो अगर आपका लोड क्या है, पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड है, तो जो आपका जो कर्व बनेगा या एसएफटी डायग्राम बनेगा, ये क्या होगा, 0 डिग्री का बनेगा। ओके, या ब्रैकेट में आप लिख लेंगे ब्लॉक्स बनेंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, 1 डिग्री बनेगा, इसका मतलब है लीनियर बनेगा। इसको आप डायग्राम में देख सकते हैं, है ना। ये आपका पॉइंट लोड है, ये पॉइंट लोड है ना। ये जो स्पेस है यहाँ पे आप देखेंगे कैसा बन रहा है, ब्लॉक के फॉर्म में बन रहा है ना, एसएफटी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे तो ये एक लाइन दिखेगी आपको 1 डिग्री, लीनियर डायग्राम बन रहा है। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे पॉइंट लोड था, है ना। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट लोड लगा हुआ है और अगर आप एसएफडी कैलकुलेट करेंगे तो वही वैल्यू क्या है, पॉइंट लोड है, लेकिन जब आप मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस को x के फॉर्म में लिखेंगे तो x की पावर 1। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या है, यूडीएल है, ओके, तो जो आपका एसएफडी है ये 1 डिग्री होगा, कहने का मतलब है लीनियर होगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, 2 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या है, पैराबोला होगा। ओके, सेम चीज को आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे यूडीएल है, एसएफडी क्या है, लाइन है, 1 डिग्री है, और इसी में पूरे में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, 2 डिग्री कर्व है ना, पैराबोला है, जहाँ जहाँ पे क्या है, यूडीएल है ना। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। ओके, थर्ड क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपका लोड क्या है, यूवीएल है ना, तो ये क्या होगा आपका, 2 डिग्री होगा, कहने का मतलब है पैराबोला होगा। ओके, और ये क्या होगा आपका, 3 डिग्री होगा, मतलब क्यूबिक होगा। सेम चीज को आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, है ना। ये क्या है आपका, यूवीएल लोडिंग है, डायग्राम एसएफडी डायग्राम क्या है, पैराबोला है, 2 डिग्री है। इसी में ये क्या है आपका,
3 डिग्री है, कहने का मतलब है क्यूबिक है ना। चूंकि ये कर्व का नेचर क्या है, क्यूबिक है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे क्यूबिक है, इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री लिखना, यहाँ पे 2 डिग्री लिखना बहुत ज़रूरी है ना। सो दिस इज योर थर्ड कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, या फिर दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। Okay, this is your fourth point. और क्या सीख सकते हैं हम इस क्वेश्चन से? नेक्स्ट आप सीख सकते हैं क्या कि ये जो पैराबोला हमने बनाया है ना, ये पैराबोला बनाया है, तो पैराबोला तो आपका ऐसा भी होता है, पैराबोला आपका ऐसा भी हो सकता है, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे इसी तरीके का पैराबोला क्यों बनाया है? ओके, तो ये बात हालांकि आप इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, है ना, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कुछ आपका इस तरीके का होता है कि y जो होता है ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या होता है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन होता है, मतलब बीम कितनी डिफ्लेक्ट हुई है नीचे। ओके, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dx कर देते हैं, तो असल में आपको क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। ओके, आप अगर सेकंड डिफरेंशियल निकालते हैं डिफ्लेक्शन का ही y का, ओके, तो ये जो चीज़ निकल के आती है, ये असल में निकल के आती है क्या, मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट। ओके, ये क्या होता है आपका, बेंडिंग मोमेंट है। ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, वहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा। ओके, देन इसका अगर आप थर्ड डिफरेंशियल निकालेंगे, ओके, तो ये होता है आपका shear फोर्स। ओके, देन आप फर्दर एक और डिफरेंशियल निकालेंगे। ओके, तो ये होता है आपका लोड इंटेंसिटी। ओके, ये आप थोड़ा याद रखेंगे, अगर आप यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे, ये चीज़ नहीं समझेंगे, है ना, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, है ना, समझने में। तो अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें, है ना, तो आप देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में क्या है, रिलेशन है। ये क्या है, कोई डायरेक्टली है, डायरेक्ट रिलेशन है ना। कहने का मतलब है कि अगर आप बेंडिंग मोमेंट का क्या करेंगे, d/dx निकालेंगे, तो आपको क्या, सॉरी, ये बेंडिंग मोमेंट का अगर आप dy/dx मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, शियर फोर्स मिलेगा, है ना। इसका मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट का स्लोप अगर आप निकालें तो आपको क्या मिलेगा, शियर फोर्स मिलेगा, है ना। यानी कि शियर फोर्स क्या है, शियर फोर्स क्या है आपका, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप है। शियर फोर्स क्या है आपका, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप है। सिमिलरली इस रिलेशन में भी आप देख सकते हैं कि लोड इंटेंसिटी जो है, लोड इंटेंसिटी जो है वो असल में क्या है, शियर फोर्स का अगर आप एक बार ये कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लोड इंटेंसिटी मिल जाएगा, है ना। तो लोड इंटेंसिटी जो है ना, वो क्या है असल में, इस चीज़ का स्लोप है,
यानी कि मतलब है इसको, अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है तो आप इसकी स्लोप के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके पास लोड इंटेंसिटी है तो आप इसके स्लोप के बारे में अंदाज लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास शियर फोर्स है तो आप बेंडिंग मोमेंट के स्लोप का अंदाज लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके। लोड इंटेंसिटी इज स्लोप ऑफ shear force diagram। ओके और दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपका shear force है, force is slope of bending moment diagram। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप देखें कि ये क्या है, आपका यूडीएल है ना। अगर आपका यूडीएल है तो इसका लोड इंटेंसिटी कितना हो गया, ये क्या आपका डब्ल्यू है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लोड इंटेंसिटी क्या है, डब्ल्यू है ना। देन अगर इस तरीके का ये है यूवीएल है ना, तो इसकी लोड इंटेंसिटी लेटर से यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू है। तो यहाँ पे इसकी लोड इंटेंसिटी कितनी है, 0 है। और यहाँ पे लोड इंटेंसिटी कितनी है, डब्ल्यू है ना। आप बेसिक मीनिंग समझ गए होंगे, ओके। तो अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो अगर एक कांस्टेंट लोड इंटेंसिटी है ना, एक कांस्टेंट लोड इंटेंसिटी है, इसका मतलब क्या है, शियर फोर्स क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। स्लोप, जो शियर फोर्स की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, एक डब्ल्यू होगी, है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसका मतलब है जो शियर फोर्स डायग्राम आप बनाएंगे उसका क्या होगा, एक ऐसा कुछ एक ही स्लोप होगा, है ना। ये क्या है, थीटा, एक ही स्लोप, पूरे में एक ही स्लोप है ना। जहाँ जहाँ ये स्लोप इज कांस्टेंट फॉर शियर फोर्स डायग्राम, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या है, इसकी इंटेंसिटी कम है, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब है शियर फोर्स डायग्राम भी ऐसा बनेगा कि जिसकी स्लोप क्या हो, इधर ज़्यादा हो इधर कम हो, है ना। तो पैराबोला जो आप बनाएंगे, है ना, जो पैराबोला आप बनाएंगे तो आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप पैराबोला आप ऐसा बनाएं, थोड़ा मैं, या तो पैराबोला आप कैसा बनाएं, या तो पैराबोला ऐसा बना या तो ऐसा बना, दो में से कोई एक बना सकते हैं, है ना, दो में से कोई एक बना सकते हैं। तो करेक्ट पैराबोला कौन सा होगा, जिसकी स्लोप शुरुआत में कम हो, बाद में स्लोप ज़्यादा हो, है ना। तो कौन सा पैराबोला करेक्ट है, जिसकी ये वाला पैराबोला करेक्ट है ना। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या है, शुरुआत में स्लोप क्या है, कम है। अगर, या फिर आप ऐसा ड्रॉ कर सकते थे, इसी पर्टिकुलर चीज़ पे आप कैसा ड्रॉ कर सकते थे, ऐसा ड्रॉ कर सकते थे। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है ना, मतलब ये वाला सही होना चाहिए। जब आपके पास दो चॉइस आएगी तब आप इस तरीके से देखेंगे, है ना। ये क्या है, शियर फोर्स डायग्राम। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम
ड्रॉ करना है तो आपको शियर फोर्स डायग्राम देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए इतना पोर्शन देखिए, है ना। यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी कम है, शियर फोर्स की वैल्यू कम है ना। तो डायग्राम भी कैसा बनेगा यहाँ पे, जिसकी स्लोप यहाँ पे ज़्यादा हो और यहाँ पे कम हो। सिमिलरली इस पोर्शन में भी क्या हो, यहाँ स्लोप ज़्यादा हो, यहाँ स्लोप कम हो, तो क्या होगा, ये वाला बनेगा, है ना। यहाँ पे स्लोप क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको अंदाज लगाना है ना। आई होप आप समझ रहे हैं। सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो पैराबोला कौन सा बनेगा, उसी तरीके का कि ऐसा, या सॉरी ये 3 डिग्री कर्व जो होगा इसी तरीके का क्यूबिक कर्व बनेगा, है ना। तो आई होप आप समझ गए हैं। सेम चीज़ को आप यहाँ भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ जब यूडियल था तो ये क्या था, कुछ इस तरीके से लाइन बनाई थी आपने, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है ना। स्लोप यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ स्लोप कम है, यहाँ स्लोप ज़्यादा है। सिमिलरली ये जो कर्व बना था, है ना, कैसे बना था, यहाँ पे वैल्यू कम है, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे स्लोप कम है और यहाँ पे स्लोप क्या है, ज़्यादा है ना। यहाँ से आप देखेंगे तो स्लोप आपको ज़्यादा दिखे। सेम चीज़ यहाँ पे भी है ना। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, इस ऐसा देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है, कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे स्लोप क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। Based on this you have drawn this diagram. So this is another very important point to understand. Okay, I hope आप बात समझ रहे हैं, है ना। So I hope this is sufficient for today's class. We'll continue in the next lecture. Thank you very much.